हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेनॉर्मिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एंड हमारी जो फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज थी उसमें हम आज पेपर 3 BMLRS में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के ऊपर क्विक चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर वैसे तो उस रेंज का चैप्टर है कि आपने अपने हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स 11th और 12th में ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन एग्जाम में पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जहां पे प्रॉपर्टी बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे भी फोकस होता है। आज हम उसी तरह के क्वेश्चंस और क्विक फॉर्मूला रिवीजन के लिए मिले हैं। सम्स हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे, बट अगर आप ये पूरा वीडियो सुनते हैं तो आई होप आपको एक बार रिवीजन के लिए जो फॉर्मूलाज है उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज है उसका अच्छे से कवरेज हो जाएगा। अगर हम बात करें MOCT मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, आपको ऑलरेडी पता होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम बोलते हैं एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये थियरी क्वेश्चन भी आता है। और MOD को हम बोलते हैं एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मतलब किसी भी डेटा को अगर हमें कभी भी एनालाइज करना होता है, सबसे पहले हमारा फोकस एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पे होता है। मतलब कि एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, पार्टिशनल वैल्यूज मतलब मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स और मोड। और अगर हम एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो वो हमारा सेकेंड बेस ऑफ कंपैरिजन होता है। अगर हमें कभी भी कोई डेटा को कंपेयर करना होता है, दो अलग अलग डेटा सेट को कंपेयर करना होता है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में दो ब्रॉडर कैटेगरीज आ जाती है, एक एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो उसमें फिर से हम लोगों को डिस्कस करना होगा इस चैप्टर में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका बेटर नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर वेरिएंस से डिराइव हुआ है। मतलब कि 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 3 16, टोटल 16 डिफरेंट स्टैटिस्टिक। आपको याद होगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ थियरी है स्टैट्स का, उसमें हमने देखा होगा स्टैटिस्टिक का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। तो एक स्टैटिस्टिक क्या होता है? एक बेस, एक जरिया, एक मेजर, एक तरीका जिससे हम डेटा को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब स्टैटिस्टिक है जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और उससे हमें ये पता चलेगा कि डेटा में क्या आउटपुट आना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोगों को स्टूडेंट्स के मार्क्स है उसको कंपेयर करना है या उसका आउटपुट देखना है तो हम डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन लागू करते हैं, जिससे कि हमारा परसेंटेज स्कोर आ जाता है इंस्टेड ऑफ टोटल स्कोर। और हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो भी ऐसा ही बोलते हैं मेरे इतने परसेंटेज आए। उसी तरीके से सभी ये जो मेजर्स है इनकी अलग अलग यूटिलिटी है। हम अभी इनके फॉर्मूलाज बहुत ही क्विकली रिकैप करेंगे और फिर हम एक टेबल के थ्रू समझना चाहेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उससे क्या थियरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें सबसे पहले मेजर की, तो वो क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। फिर से मैं आपको ले जाना चाहूंगा इससे प्रीवियस चैप्टर में। स्टैट्स के अंदर हमारा डेटा अनग्रुप्ड हो सकता है और ग्रुप्ड भी हो सकता है, और ग्रुप में हमारा डेटा जो है वो डिस्क्रीट हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा सेट हमारा फॉर्मूला भी वेरी करेगा। अगर हम अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला की बात करें जिसको हम लोग x बार से एक्सप्रेस करते हैं, वो हो जाएगा सिग्मा xi बाई n, क्योंकि यहाँ पे हमारे डेटा जो है उसको हमने क्लासिफाई नहीं कर रखा है। तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम डिस्क्रीट डेटा की बात करें तो हमने xi fi में ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है और xi की स्पेसिफिक वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। और अगर हम कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस डेटा मतलब जहां पे क्लासेस आ जाती है 0 to 100, 100 to 200 एंड सो ऑन, ये क्लास है, ये fi है।
तो इस क्लास से हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले xi, और उस xi से हम लोग हमारा मीन निकालेंगे जो कि हो जाता है अगेन सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब ये ध्यान रहे कि जो xi है ये मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास होगी, तो ये अपने आप में एक अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट मीन नहीं निकलता है, क्योंकि डेटा सेट इतना बड़ा है। तो हम मानेंगे ना उसकी वैल्यू 0 है, ना 100 है, ना 40 है, ना 80 है, ना 55 है, ना 25 है, जबकि सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हम क्या मानेंगे, मिड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, मतलब 0 to 100 का 50, 100 to 200 का 150 एंड सो ऑन। अब अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं मीन के, जैसे कि मीन की एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। यहां पे मैं बताना चाहूंगा चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब पूरे डेटा में हम प्लस या माइनस कर रहे हैं एक कॉमन नंबर, और चेंज ऑफ स्केल मतलब पूरे डेटा में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं एक कॉमन नंबर। तो अगर हमने पूरे डेटा में से कुछ माइनस किया है तो हमारा मीन भी उतने से कम हो जाएगा, पूरे डेटा में कुछ ऐड किया है तो हमारा मीन भी उतने से बढ़ जाएगा, पूरे डेटा में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो हमारा मीन भी रिवाइज डेटा का उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरे डेटा में कुछ डिवाइड किया है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे अगले फॉर्मूलाज है, जैसे कि x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, वेयर di इज इक्वल्स टू व्हाट, xi माइनस a। मतलब हमने पूरे डेटा से कुछ a माइनस किया था, अज्यूम्ड मीन माइनस किया था, ताकि डेटा छोटा हो जाए, तो हमारा जो नया मीन है वो भी उतने से छोटा हो गया था, इसलिए हमने एंड में वापस क्या कर दिया, a प्लस कर दिया। सिमिलरली अगर आपने पूरे डेटा में कुछ डिवाइड किया है तो यहां पे आ जाएगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू c। अगर आपने पूरे डेटा को c से डिवाइड किया था तो आप क्या करोगे, c से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ओरिजिनल डेटा सेट पे पहुंच सके। सिमिलरली अगर आपने पूरे डेटा को मल्टीप्लाई किया है c से तो यहां पे वो डिवाइड हो जाएगा, और पूरे डेटा में कुछ ऐड किया है तो यहां पे वो माइनस हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे मीन के ये अगले दो फॉर्मूला है, दैट इज x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi एंड x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू c। एक को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड और एक को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे नोटेशंस आप कुछ भी मान सकते हैं, di ui जो आपको उचित लगे, ca जो आपको उचित लगे, बट पर्सपेक्टिव आई होप आपको क्लियर हो गया। मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट बात करेंगे मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल। मैं किसी एक का फॉर्मूला डिस्कस कर लूंगा, बाकी के सेल्फ डिराइबल है। सबसे पहले हम इनको बोलते क्या है, पार्टीशनल वैल्यूज या पोजिशनल एवरेजेस। अगर हमें पूरा डेटा सेट को कुछ पोर्शंस में डिवाइड करना है तब हम इनकी यूटिलिटी करते हैं, और ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए ये नॉर्मली बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि ओपन एंडेड में मोर देन 500 तो कितना तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर अपर क्लास बाउंड्री पॉइंट ही नहीं है हमारे पास तो हम उस क्लास का xi नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मीन नहीं निकल सकता। तो ऐसे केसेस में मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एक आइडियल मेजर बन जाते हैं। मीडियन पूरे डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीडियन एक होता है। क्वार्टाइल्स पूरे डेटा सेट को चार पार्ट में डिवाइड करता है, 1 2 3 4, और उसके लिए हमें कितने क्वार्टाइल चाहिएंगे, 3, Q1 Q2 Q3। सिमिलरली डिसाइल्स पूरे डेटा सेट को 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हमारे टोटल डिसाइल्स कितने हो जाएंगे, 9, और परसेंटाइल पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हमारे टोटल परसेंटाइल कितने हो जाएंगे, 99, और उस बेसिस पे हम लोगों को पोजिशनल एवरेज ढूंढी जा सकती है। इसका फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, मीडियन की बेस हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी, इसी को इंस्टीट्यूट कई बार थोड़ा अलग तरीके से लिखती है, n/2 प्लस n+1/2 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जो आपका बेस सेम ही रैंक करेगा। कैसे, मैं आपको एक छोटे से सम के तरह से बताता हूं। सपोज हमारा डेटा सेट है 15, 19, 28, 29, 36, 47। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रहे कि इसको मैं ले लेता हूं 30।
सबसे पहले तो ये ध्यान रहे कि हम लोगों को पूरे डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही दिया है, बट अगर आपको एग्जाम में ऑर्डर अरेंज नहीं किया हुआ हो तो आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। एंड अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हमारा मीडियन हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ 3.5 ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज 3.5 ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस इंटू 0.5, तभी तो हम 3.5 पे पहुंचेंगे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है? 28, और थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस कितना है? 2, उसका हाफ मतलब 1, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 0.5, तो दैट विल बी व्हाट? 29। इसी को हम इंस्टीट्यूट की भाषा में बोले तो वो ऐसा करते n/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो 28 प्लस 30 58 डिवाइडेड बाई 2, हम 29 पे ही पहुंचते। मीडियन हमारा अनग्रुप्ड डेटा का इस तरीके से हुआ। ग्रुप्ड डेटा में हमें इसको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ तो होगा ही, CFI ढूंढनी पड़ेगी, और फिर करेस्पॉन्डिंग CFI के सामने जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन होगा। जैसे टोटल सपोज 50 ऑब्जर्वेशन है, तो 25th ऑब्जर्वेशन के सामने जो वैल्यू होगी वो हमारा डेटा होगा। एंड अगर यही चीज कॉन्टिन्यूस डेटा सेट में आ जाती है तो उसमें हमने मीडियन क्लास निकाल के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। H is the class length of the median class, F is the frequency of the median class, n/2 मतलब total number of observation divided by 2, और CF मतलब cumulative frequency of the class preceding the median class। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, यहाँ पे मैं सम्स पे फोकस नहीं करने वाला। ये मैं मान रहा हूं कि क्योंकि आपने 11th में 12th में और ऑफ कोर्स फाउंडेशन में एक बार गो थ्रू किया है तो पता है जनरली गड़बड़ी इस चैप्टर में स्टूडेंट्स की होती है एप्लीकेशन बेस्ड और थियरी वाले पार्ट में, तो हमारा फोकस उस पर ज्यादा रहेगा। लेकिन मैंने एक बार फटाफट आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं। यही चीज अगर हम क्वार्टाइल्स की बात करें तो जो हमारा n+1/2 था वो 4 हो जाएगा, और Q1 में आगे 1 आएगा, Q2 में आगे 2 आएगा, Q3 में आगे 3 आ जाएगा। उस बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। डिसाइल्स होगा तो हो जाएगा n+1/10, क्योंकि डिसाइल 10 हिस्सों में बांटता है 9 होते हैं, क्वार्टाइल्स 4 हिस्सों में बांटता है 3 होते हैं, मीडियन 2 हिस्सों में बांटता है 1 होता है, परसेंटाइल 100 हिस्सों में बांटते हैं और 99 होते हैं। सपोज आपको 85th परसेंटाइल की वैल्यू ढूंढनी है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 85 इंटू n+1/100। इससे हम लोगों को वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आएगी, और फिर हम लोग उस पे पहुंच सकते हैं जिस तरीके से मीडियन देखा था हमने। इंपॉर्टेंट चीज, मीडियन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशनल एवरेजेस, पार्टिशनल वैल्यूज। ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए हमारे काफी काम होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पूरे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, क्वार्टाइल यूज करेंगे। पूरे डेटा को 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, डिसाइल यूज करेंगे। पूरे डेटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करना है, परसेंटाइल यूज करेंगे। उस बेसिस पे इसकी यूटिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारा पार्ट आता है मोड। मोड अनग्रुप्ड डेटा के लिए काफी पार्ट होता है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी उसका यूजेज होता है, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव डेटा में हम लोग कई बार वैल्यूज को इन नंबर्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कई बार जैसा ऐसा होता है, कौन सी मूवी जानी है, 4 नाम आए मूवीज के, हम जनरली कौन सी मूवी सिलेक्ट करेंगे? जो हाईएस्ट लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हमें तो ये मूवी जानी चाहिए, तो हम लोग वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देते हैं। तो मोड का वो यूटिलिटी होता है। और मोड में अगर हम डिस्कस करें तो इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। व्हाट? वैल्यू ऑफ हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो हमारा मोड बन जाएगा। और अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा मोड बन जाएगा, पहले मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी हो। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C, where F1 minus F0 is nothing but
अगर हम देखें तो F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 इज frequency of class preceding the model class and F2 is the frequency of class succeeding the model class. तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर 2F1 माइनस F0 की फ्रीक्वेंसी और F2 क्लास की फ्रीक्वेंसी लेके जब पुटअप करेंगे तो हमारा मोड आ जाएगा। मैं इसके सम्स पे नहीं जा रहा हूं, ऐसा अज्यूम करते हुए कि ये सम्स तो आप बहुत टाइम से करते ही आ रहे हैं, तो एक बार मॉड्यूल में जरूर आप रेफर कर ले तो आपको फिर से एक आइडिया आ जाएगा। इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है, वो F1 माइनस F0 को एक नोटेशन दे देती है और F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इसको भी एक नोटेशन दे देती है और उसके बेसिस पे सॉल्व करती है। तो फॉर्मूला में रिश्ता वही, सोच नई वाली बात है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब एक और फॉर्मूला जो हम अक्सर यूज करते हैं दैट इज Z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ये कब यूज होता है? जब मोस्टली सिमेट्रिकल डेटा होता है और हम लोगों को कोई दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दे रखे होते हैं और हमें तीसरे पे जाना होता है। प्योरली सिमेट्रिक मतलब कुछ ऐसा हो गया, प्योरली सिमेट्रिक में हमारा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। दिस इज मोड, दिस इज मीडियन, दिस इज मीन, ये तीनों इक्वली होते हैं। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में ये चीज पढ़ी है। लेकिन मोस्टली सिमेट्रिक होता है तो भी हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको जरूर से ध्यान में रखें और ये आपको हेल्पफुल बन सकता है। अगर हम आगे डिस्कस करें तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा GM और HM। GM स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन एंड HM स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक मीन। अब जरा अच्छे से मेरे शब्दों पे फोकस करिएगा। अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ all observations by number of observations. Geometric mean is product of all observations का nth root। मतलब अगर 4 ऑब्जर्वेशन है तो हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 4th रूट ढूंढ लेंगे। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो हम पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 5th रूट ढूंढ लेंगे। सर 5th रूट तो हम कैलसी पे ढूंढ ही नहीं सकते। जी हाँ, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ऑप्शन से जाना पड़ेगा, बिकॉज GM विल बी 5th रूट ऑफ, सपोज हमारे ऑब्जर्वेशन है 8, 10, 15, 20 और 25। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड रेस टू 5 लगाएंगे। तो ये रेस टू 5 में हमारा आ जाएगा 8 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25, दैट विल बी 6 lakhs। अब एक ऐसी वैल्यू ऑप्शन में से हमें लेनी पड़ेगी जिसको जब हम रेस टू 5 करेंगे तो 6 lakhs आएगा, वो हमारा आंसर बन जाएगा। सो GM में भी अक्सर लोग घबराते हैं, बट मेरे हिसाब से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस केस में आप ऑप्शन से जाओगे, अगर आपका 2nd रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट नहीं है तो, क्योंकि 2nd रूट, 4th रूट, 8th रूट, 16th रूट हम कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं, कर तो बाकी भी सकते हैं बट उसका लंबा प्रोसेस है। उस केस में मेरा पर्सनल ये सजेशन रहेगा कि आप उसको ऑप्शन से सॉल्व करें। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका, अगर GM ऑफ ग्रुप्ड डेटा हो तो क्या। GM ऑफ ग्रुप्ड डेटा का मतलब आपका बनता है XI और FI, जिसमें यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। जैसे 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीटेड है, 8 जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है, 10 जो है वो 1 टाइम रिपीटेड है और 15 जो है वो 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 5⁻³ इंटू 8⁻² इंटू 10⁻1 इंटू 15⁻4 का कौन सा रूट, 10th रूट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, 2, 5, 1, 6 और 4 10 हो गए। तो इसका 10th रूट करेंगे तो हमारा GM आ जाएगा। अभी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनरली ये नंबर्स छोटे बनेंगे और उस केस में आप क्या कर सकते हो, 10th रूट के बेस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेस बन जाएगा। तो आप ऑप्शन से जाएंगे और हर एक ऑप्शन को रेस टू 10 करेंगे, जिसमें भी ये बन जाएगा वो आपका आंसर होगा। नॉर्मली 10 एक बड़ा नंबर है, इसमें थोड़े रेस टू कम नंबर आएंगे सो दैट आप कैलसी पे उसको वर्क डाउन कर सकें। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम लोग अगर अंग्रेजी के शब्दों में अनुवाद करें तो वो क्या बन जाएगा,
रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि सपोज हमारा ऑब्जर्वेशन है 2, 5, 8, 10, तो इन ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब 1/2, 1/5, 1/8, 1/10। फिर इसका क्या करेंगे, मीन, मतलब इन चारों का टोटल लगा के डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4, और फिर क्या करेंगे, फिर से इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका इनवर्स, तो 4/1/2, 1/5, 1/8 और 1/10। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अगर हम कैलसी पे देखें तो क्विकली कैसे होगा, 1/2 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू m प्लस। ये आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उन चारों को आपने मेमोरी में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, क्योंकि उन सब का प्लस तो इधर ऑलरेडी था ही, जिसका आंसर बनता है लगभग 4.32। दैट इज गोइंग टू बी आर हार्मोनिक मीन। सर अगर इसमें डिस्क्रीट डेटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, सपोज 2, 5, 8, 10, 2 की फ्रीक्वेंसी है 1, 5 की है 3, 8 की है 2 और 10 की है 4। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एक ही बार रिपीट हो रहा है, 5 3 बार हो रहा है, तो 1/5, 1/5, 1/5 मतलब 3/5। 8 2 टाइम्स हो रहा है तो 1/8, 1/8 मतलब 2/8, और 10 4 टाइम्स हो रहा है तो 4/10 होल डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो गए, का इनवर्स, मतलब इस पूरे का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा 10/1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/8 प्लस 4/10। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सिर्फ एक क्विक समरी है जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। आई होप आप लोगों ने बेसिक्स एक बार अच्छे से कवर कर रखे हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू जस्ट रिमेंबर द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। तो हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप और अनग्रुप, मीडियन, मोड और मीन, ये हमने क्विकली एक बार कवर किया है एज रिगार्ड्स टू फॉर्मूलाज। लेकिन कुछ और चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है, जैसे एएम, जीएम और एचएम का आपसी रिश्ता। अगर सारी वैल्यूज इक्वल है ऑब्जर्वेशन में, ध्यान रखे सारी वैल्यूज ही 5 5 5 5 5 है, एएम कितना होगा 5, जीएम कितना होगा 5, एचएम कितना होगा 5, तो वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर वैल्यूज अलग अलग है तो एएम इज ग्रेटर देन जीएम विच इज ग्रेटर देन एचएम। जैसे कि मैं दो अलग अलग वैल्यूज लेता हूं, सपोज हमारी वैल्यू हमने ले ली 1 और 8 या 1 और 16, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा 8.5, 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 1 इंटू 16 का अंडर रूट विच इज गोइंग टू बी 4, और इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा 2/1/1 प्लस 1/16 which is going to be 1.88। तो जैसा कि आपने देखा AM is greater than GM is greater than HM अगर हमारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग है और सेम ऑब्जर्वेशन है तो हम लोगों को ये सारी तीनों वैल्यूज जो है वो इक्वल होगी। ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी, जब सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन होंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे कि यहां पे दो ऑब्जर्वेशन ही है तो आप ध्यान में रखें, करो 8.55 इंटू 1.88 तो कितना बैठेगा 16, मतलब GM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM इंटू HM, बिकॉज AM क्या होता है A प्लस B बाई 2, HM क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस B, और GM क्या होता है AB का अंडर रूट। तो अगर हम GM का स्क्वायर करेंगे तो AB मिलेगा और AM इंटू HM करेंगे तो 2 कैंसिल, A प्लस बी कैंसिल, तो इधर भी AB आएगा। इसीलिए ये मैंने डिराइव भी कर दिया आपके लिए। अगर सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन है तो याद रहे GM स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट AM इंटू HM। कुछ और प्रॉपर्टीज पे गौर फरमाते हैं। एरिथमेटिक मीन मतलब x बार, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन, यहां पे x बार नहीं आएगा, सिग्मा
x minus x bar is always equals to 0. Sum of deviations taken from median is least. देखो अगर हम सिग्मा x माइनस एक्स बार करेंगे तो उससे जो डेविएशंस है वो नील आने वाली है, और हम अगर मीडियन से, क्योंकि मीडियन सेंट्रल वैल्यू है, 50% ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा है, 50% ऑब्जर्वेशन उससे कम है, तो बेस को लेके अगर हम लोग मीडियन से डेविएशन निकालने वाले हैं तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मॉड ऑफ सिग्मा x माइनस एम, ये जो है ये क्या होगा, लीस्ट होगा। और ऊपर वाले में हमने मॉड नहीं यूज किया है, सिग्मा x माइनस एक्स बार कितना बनेगा, 0। ये कुछ दो और प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। सो एम जी एम एच एम का आपसी रिश्ता क्या होता है, मीन मीडियन मोड का आपसी रिश्ता क्या होता है, और sum of deviations taken from arithmetic mean is 0 and sum of absolute deviation taken from median is least। ये कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों को arithmetic mean, median, mode के पर्सपेक्टिव से काम में लग सकती है, जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्विकली एक बार AM, GM, HM, मीडियन और मोड के ऊपर चर्चा कराई, इनके फॉर्मूलाज बताए और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई। अब हम जाएंगे एक टेबल की ओर जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए समराइज्ड है, जिसमें से इंस्टीट्यूट कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछती भी है, और ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये टेबल को आपको रिवाइज कराना ही था, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें से एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आ जाते हैं, चाहे वो एमओसीटी से हो चाहे वो एमओडी से हो। तो पहले हम एमओसीटी के इस टेबल की ओर गौर फरमाते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है जो रिलेटिव प्रॉपर्टीज है एज रिगार्ड्स टू ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, बाकी की हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन किस पे होता है, स्केल किस पे होता है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है कि नहीं, क्या बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, क्या रिजिडली डिफाइंड है, क्या इफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस है, और उसकी यूटिलिटी क्या है। ऐसे 7 डिफरेंट चीजें हम लोगों ने यहां पे लिखी हुई है इन द पार्ट, एंड सामने एएम, जीएम, एचएम, मीडियन और मोड, इन सब का उसके रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी रहता है, क्या चेंज रहता है, वो हमने रख रखा है। तो हम समझते हैं आराम से। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो हमारा जो एम है दैट इज डिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। मतलब आप पूरे डेटा में कुछ प्लस करोगे मीडियन प्लस हो जाएगा, पूरे डेटा में कुछ माइनस करोगे मीडियन माइनस हो जाएगा, पूरे डेटा में कुछ प्लस करोगे मोड भी प्लस हो जाएगा, मोड भी माइनस हो जाएगा, एम भी प्लस हो जाएगा, एम भी माइनस हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में यहां पे क्या रखा है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब फर्क पड़ता है। आपको इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, y is equals to 4x plus 9 and x bar is equals to 20, find y bar। तो हम x से y पे जा रहे हैं, तो क्या x पे मल्टीप्लिकेशन का फर्क पड़ेगा, हाँ, और प्लस का भी फर्क पड़ेगा, हाँ। तो हमारा y बार क्या हो जाएगा, 4 इंटू 20, 80 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 89। ये सेम चीज मीडियन में भी बन सकती है, ये सेम चीज मोड में भी बन सकती है, और ये सेम चीज जो चेंज ऑफ स्केल है उसका डिपेंडेंट डायरेक्ट इक्वेशन से। देखो जीएमएचएम में भी थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इक्वेशन का फर्क डायरेक्ट जो है वो चेंज ऑफ स्केल का आता है जीएम और एचएम में। मतलब आप पूरे डेटा को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जीएम भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेस आपको ध्यान में रखना है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस, चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। पूरे डेटा में प्लस कर रहे हो, अगर हमारा नया मीन भी उतने से प्लस हो रहा है मतलब वो डिपेंडेंट है, और अगर नहीं हो रहा है मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और नॉट। मतलब हम लोग क्या दो अलग अलग डेटा को एक फॉर्मूला के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं क्या? जी हाँ, एरिथमेटिक मीन में पॉसिबल है, इसलिए हम लोग ढूंढते हैं कंबाइंड मीन। क्या ढूंढते हैं? कंबाइंड मीन। तो दो अलग अलग डेटा सेट अगर दिए हुए हैं, x बार 1 x बार 2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं n1 n2, क्या सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम पूरे डेटा सेट का मीन ढूंढ सकते हैं?
हाँ, इसीलिए मीन इज सेड टू हैव, अरिथमेटिक मीन इज सेड टू हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। मीडियन और मोड में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां पे हम लोग नो लिख रहे हैं। जीएम और एचएम में सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये सम जो है वो मैंने इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से सीधा उठाया है। कई बार आपको डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन बन जाता है, तो उस केस में वैसे दो अलग अलग डेटा सेट दे रखे हैं, सपोज एक्स जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है और वाई, और आपने एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई कर दिया, तो उसका जीएम क्या होगा, जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई। ये बेसिकली यहां पे कहना चाह रहे हैं हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और नॉट। उसके बाद आ रहा है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या अरिथमेटिक मीन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है? यस, हम जब मीन ढूंढते हैं सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करते हैं। क्या मीडियन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है? नहीं, वो तो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन मतलब 50th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। क्वार्टाइल तीन अलग अलग है, 25, 50, 75। डिसाइल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। परसेंटाइल 1 से लेके 99। तो क्या ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? नहीं। क्या मोड सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? नहीं। क्या जीएम सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? हाँ। क्या एचएम सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? हाँ, क्योंकि जब हम जीएम ढूंढ रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करके रूट ढूंढ रहे हैं, एचएम ढूंढ रहे हैं सबको इन्वर्स करके उसका मीन ढूंढ के फिर से इन्वर्स कर रहे हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। रिजिडली डिफाइंड मतलब फॉर्मूला पे बेस्ड है कि नहीं? क्या एएम फॉर्मूला पे बेस्ड है? हाँ। मीडियन? हाँ। मोड तो जो हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है वो सीधी ले लेते हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे नो है। फिर जीएम अगेन फॉर्मूला पे बेस्ड है, एचएम भी फॉर्मूला पे बेस्ड है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का क्या इंपैक्ट होता है? मीन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, मीडियन पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कुछ ले लेते हैं, मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू पे तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का क्या इफेक्ट होगा? जैसे 1, 5, 8, 10, 20 था, हमने 20 की जगह भूल से 200 ले लिया, मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू है, उस पर अफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मीन पे अफेक्ट आएगा, क्योंकि 20 की जगह 200 ले लिया तो हमारा टोटल चेंज हो गया। मोड पे भी अफेक्ट आ भी सकता है, ठीक है, लेकिन मीन जितना नहीं आएगा। जीएम एचएम ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि ये भी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है। मोड पे डिपेंड करेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर वो है और वो हमने चेंज कर दिया है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मोड इज नॉट वेरी मच अफेक्टेड, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, मीन इज वेरी मच अफेक्टेड। देन आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब कहां यूज होता है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम मीन लिखेंगे उसका आंसर। ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए तो मीडियन या अदर पोजिशनल एवरेजेस। क्वालिटेटिव डेटा के लिए मोड, जैसे मूवी का एग्जांपल लिया था हमने। अगर हमें ग्रोथ रेट CAGR जो हमने टीवीएम में देखा है और ऐसे मेजर्स देखने हैं, तो उसके लिए जीएम आइडियल मेजर हो जाता है। और एवरेज स्पीड या रेशियो देखना है तो उसके लिए हमारा एचएम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि अगर हम 10 मार्केट्स में जा रहे हैं और हर एक जगह से हम 1000 रुपए के ही आलू खरीद रहे हैं, तो अगर आप सारे आलू की प्राइसेस पर केजी का एचएम निकाल लोगे तो आपका अपने आप एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो जब रेशियोज या स्पीड की बारी आती है तो हम लोग एचएम निकालते हैं। कई जन गड़बड़ करते हैं इसमें, जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी 40 की स्पीड से गए, पॉइंट बी से पॉइंट ए 60 की स्पीड से आए, बताओ एवरेज स्पीड कितनी? सब बोलते हैं 50। गलत, क्योंकि वहां पे हमें एएम नहीं, वहां पे हमें एचएम लगाना होगा। तो 2/1/40 प्लस 1/60 करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड 48 बन के आएगी, वो हमें ध्यान में रखना है। सो ये पूरे टेबल की समरी है। कौन चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट होता है, कौन चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है, कौन किस डेटा में यूज होता है, कौन रिजिडली डिफाइंड है, कौन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का क्या इंपैक्ट होगा, उसकी पूरी समरी इंस्टीट्यूट की जो एक थियरी टॉपिक दे रखा था उसमें से ये टेबल क्रिएट किया गया है। जहां पे डैश है वहां पे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि उसका इंपैक्ट डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, इसलिए डैश दिया हुआ है। तो आई थिंक अगर आप ये कर लेते हैं तो काफी सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। हमने सम्स कवर नहीं किए इसमें बिकॉज हम मान रहे हैं ऐसा कि सम्स तो आपने ऑलरेडी कवर कर ही लिया होगा, बट थियरी और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा MOCT कंप्लीट होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसा ही एक और वीडियो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का भी बनाएंगे, जिसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के सारे फॉर्मूलाज और उसके इंपॉर्टेंट थियरी प्रॉपर्टीज कवर अप करेंगे।
इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहें, और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। जीवन में आशावादी रहना बहुत जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।